नमस्कार, शहर का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज दिन जो है वो परिणाम का है और परिणाम के दिन को लेकर तैयारी जबरदस्त है। किस तरह से भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां हैं। किस तरह से आज होने वाले भाग्य के फैसले को लेकर उहापोह की स्थिति है। किस तरह से प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी थी, जिसका आज फैसला होने वाला है। उस पर दिन भर हमारी ये महाकवरेज जारी रहने वाली है, जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए 21 दिसंबर को हुए चुनाव की मतगणना अब से बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रत्याशी दिल थाम कर बैठे हैं। उनके कार्यकर्ता भी अपने नेता की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबकी उम्मीदें हिलोरे मार रही हैं। इंतजार बस अब खत्म होने वाला है। वो घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है जब नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप भी तैयार रहिए अपने वार्ड के उम्मीदवार का नतीजा जानने के लिए। न्यूज़ 18 तैयार है आप सभी तक सबसे तेज और सटीक नतीजे पहुंचाने के लिए। मतगणना अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सभी वार्डों की गणना एक साथ शुरू की जाएगी। 151 निकायों के साथ ही 2 नगरीय निकायों में हुए उपचुनाव की मतगणना भी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद मतपेटियां खुलेंगी। शाम से पहले ज्यादातर परिणाम आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इन चुनावों में 10,161 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतगणना 2,831 वार्डों के लिए की जाएगी। 151 नगरीय निकायों के लिए चुनाव हुए हैं, जिसमें 10 नगर पालिका निगम, 38 नगर पालिका परिषद और 103 नगर पंचायत शामिल हैं। नगर पालिका निगम में 542 वार्ड हैं, नगर पालिका परिषद में 753 वार्ड हैं, जबकि नगर पंचायत में 1,545 वार्ड हैं। इस बार मेयर और अध्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे, यानी चुने गए पार्षद ही मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। हम आपको हर वार्ड का हाल बताएंगे, क्योंकि हमारे रिपोर्टर हर मतगणना सेंटर पर मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 10 नगर निगमों के साथ 151 नगरीय निकायों के परिणाम अब से कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे मतपेटियां एक के बाद एक वार्ड वाइज खुलती चली जाएंगी। सबसे पहले अगर रायपुर के रण का जिक्र किया जाए तो रायपुर में किस तरह की स्थिति थी। कुल 70 वार्ड, जहां पर कुल वोटरों की संख्या 8,96,317 और पुरुष वोटरों का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें से 4,38,928, महिला वोटरों की संख्या 4,57,145। यहां पर महिला वोटरों की संख्या ज्यादा रखी। अब महिला वोटर किस तरह से इस रायपुर के रण को परिवर्तित कर पाई है, किस तरह से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर पाई है, वो अब से कुछ देर बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। मगर अब तक रायपुर नगर निगम पर किसका कब्जा रहा है, कौन वहां से महापौर रहा है, जरा वो भी समझ लीजिए। 2004 में बीजेपी का महापौर यहां पर रहा, सुनील सोनी यहां पर महापौर रहे और उसके बाद वर्तमान परिस्थिति में अगर सुनील सोनी का जिक्र किया जाए तो वो देश के संसद में रायपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सांसद के तौर पर वहां पर स्थापित किया। 2009 में कांग्रेस का राज रहा, जब किरणमयी नायक वहां से महापौर रही और किरणमयी नायक आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री के प्रवक्ता के तौर पर वहां पर काम कर रही है। 2014 में पुनः कांग्रेस आई, लेकिन महापौर वहां पर बने प्रमोद दुबे। और अब क्या फैसला आता है वो धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाएगा, क्योंकि इस बार अप्रत्यक्ष तौर पर महापौर चुना जा रहा है। यानी कि इन 70 वार्डों में से सबसे ज्यादा पार्षद जिस राजनीतिक दल के रहेंगे, उस राजनीतिक दल का महापौर बनना तय माना जाएगा।
तो एक के बाद एक आपको हर नगर निगम की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। बात अब दुर्ग के करते हैं। दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का निवास है। निगम क्षेत्र में कांग्रेस के महासचिव मोतीलाल वोरा और बीजेपी की महासचिव सरोज पांडे समेत प्रदेश के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू जैसे दिग्गज रहते हैं। अब देखना यह है कि आज नतीजों में कौन बाजी मारता है। दुर्ग नगर निगम में 20 वर्षों से बीजेपी काबिज है। नगर निगम में 60 वार्ड आते हैं। ये नगर निगम साल 1918 में पालिका के रूप में अस्तित्व में आया और वर्ष 1981 में नगर निगम का दर्जा मिला। इस नगर निगम में पहली बार साल 1984 में चुनाव कराया गया। उस वक्त सिर्फ 40 वार्ड थे, जो आज बढ़कर 60 हो चुके हैं। नगर सरकार में सबसे पहले महापौर सुच्चा सिंह ढिल्लो बने। वर्तमान में भाजपा की चंद्रिका चंद्राकर यहाँ काबिज हैं। एक नजर दुर्ग नगर निगम पर। 2014 में बीजेपी की चंद्रिका चंद्राकर महापौर बनी। कांग्रेस की नीलू ठाकुर को 3000 मतों से हराया। चंद्रिका नगर निगम की 10वीं महापौर बनी। बीजेपी के 22, कांग्रेस के 25 पार्षद चुने गए। निर्दलियों के कब्जे में 13 वार्ड आए। कुल मतदाता 2,16,061, पुरुष मतदाता 1,06,804, महिला मतदाता 1,09,234। सबसे बड़ा वार्ड क्रमांक 54, 5,592 मतदाता। सबसे छोटा वार्ड क्रमांक 29, 2,074 मतदाता। अब देखते हैं नगर निगम की मुख्य समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या शंकर नाला शहर की जीवनदायिनी नदी को प्रदूषित कर रहा है। पीने का साफ पानी, बिजली की समस्या, सड़कें खराब, नालियों में गंदगी, यातायात व्यवस्था भी बदहाल। दुर्ग नगर निगम में विकास कार्यों के लिए 20 वर्षों में बड़ी मात्रा में राशियों की स्वीकृति दी गई, लेकिन जो बड़े नेता दुर्ग को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते थे, वास्तव में वो विकास कार्य धरातल पर दिखाई ही नहीं दे रहे। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। तो दुर्ग के बाद अगर जिक्र धमतरी का किया जाए तो धमतरी नगर निगम आज तक कांग्रेस की पकड़ से बाहर ही रही है। अब जब कांग्रेस सत्ता में है तो क्या धमतरी पंजे के कब्जे में आएगा? क्या है धमतरी के आंकड़े, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। 135 साल पुरानी धमतरी नगर पालिका में आज तक कांग्रेस का परचम नहीं लहराया। पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी ही काबिज रही। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शुरू के 3 साल छोड़कर पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 1994 में पार्षदों ने चुना अध्यक्ष। 1999 में बीजेपी की जानकी पवार 3052 वोटों से जीती। 2004 में नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी की जीत। बीजेपी के ताराचंद हिंदुजा 4554 वोटों से जीते। 2009 तक रही नगर पालिका अध्यक्ष। 2009 में बीजेपी के पीएन गुप्ता 728 वोट से विजयी। 2014 में बना नगर निगम। बीजेपी की अर्चना चौबे 4540 वोटों से विजयी। अगर वोटरों की बात करें तो यहाँ महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। इनकी किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में बड़ी भूमिका होगी। महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा। कुल मतदाता 69,631, महिला मतदाता 36,114, पुरुष मतदाता 33,517। अगर धमतरी नगर निगम में पार्षदों की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो कुल वार्ड 40, नगर निगम में बीजेपी के 28 पार्षद, कांग्रेस के 9 पार्षद, 3 निर्दलीय। भले ही यहाँ बीजेपी का शासन लंबे समय तक रहा हो, लेकिन समस्याओं का अंबार अब तक लगा है। ड्रेनेज सिस्टम की कमी, आवारा मवेशियों की समस्या, ट्रांसपोर्ट नगर की कमी, बस स्टैंड की मांग, सड़क चौड़ीकरण की मांग, अतिक्रमण, अवैध निर्माण की समस्या, बाग बागीचे, पार्कों की कमी, समस्याओं का अंबार लगा है। कांग्रेस की मांग पर वोटिंग ईवीएम की बजाय बैलेट से होगी। कांग्रेस सत्ता में है, इसका लाभ हो सकता है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। क्या धमतरी पंजे की पकड़ में आएगा? 24 दिसंबर को पता चलेगा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी।
कोरबा नगरपालिका निगम साडा के बाद वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। अब तक यहां 3 बार बीजेपी का कब्जा और वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहता है या फिर बीजेपी दोबारा चुनकर आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कोरबा नगर निगम प्रदेश का सबसे बड़ा नगर पालिका निगम है। निगम में पहले 51 वार्ड थे, पर सीमन के बाद बढ़कर 58 वार्ड हुए। वर्तमान में 57 वार्ड हैं। एक नजर में कोरबा नगर निगम। कुल वार्डों की संख्या 67, कुल जनसंख्या 3,65,073, कुल मतदाता 2,75,027, पुरुष मतदाता 1,40,399, महिला मतदाता 1,34,596। सबसे ज्यादा मतदाता वार्ड नंबर 67 में, सबसे कम मतदाता वार्ड नंबर 49 में। साल 2000 में बीजेपी के श्याम कंवर बने मेयर। 2004 में बीजेपी के लखनलाल देवांगन बने मेयर। 2009 में बीजेपी के जोगेश लांबा बने मेयर। 2014 में कांग्रेस की रेणु अग्रवाल बनी मेयर। नगर निगम में लगातार 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन अभी मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी रेणु अग्रवाल मेयर हैं। अब देखना होगा कि साल 2019 में कोरबा किसे अपना मेयर बनाता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। और आइए अब रायगढ़ शहर के संग्राम की बात करते हैं। कोरबा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच है। अब बाजी किसके हाथों में आती है, ये तो चंद घंटों बाद नतीजे ही बता पाएंगे। रायगढ़ नगर निगम के 48 वार्डों में मतदान होना है। एक नजर में रायगढ़ नगर निगम। रायगढ़ नगर निगम में 48 वार्ड हैं। 173 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। कुल 1,33,433 मतदाता करेंगे वोटिंग। पुरुष वोटरों की संख्या 68,417, महिला मतदाता की संख्या 66,000। 9 थर्ड जेंडर के मतदाता भी करेंगे मतदान। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद साल 2002 में रायगढ़ नगर पालिका को भंग कर दिया गया। उसके बाद इसे नगर निगम का दर्जा मिला। साल 2002 से 2004 तक जिला प्रशासन ने नगर निगम का संचालन किया। 2004 में पहली बार हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जेठूराम मनहर ने बीजेपी प्रत्याशी सीताराम चौहान को हराकर महापौर बने। वहीं 2009 के चुनाव में ये सीट बीजेपी के महेंद्र चौथा ने जीत लिया। यहां कांग्रेस के जेठूराम मनहर को हार का सामना करना पड़ा। रायगढ़ जिले की जनता ने नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बारी बारी से मौका दिया, लेकिन जनता की बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए 2014 के चुनाव में यहां की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को नकार दिया। इस बार यहां से निर्दलीय प्रत्याशी मधु किन्नर पर जनता ने विश्वास जताया और वो महापौर बनी। रायगढ़ जिले तो सुना आपने कि कहीं न कहीं तमाम नगरीय निकायों, नगरपालिका, नगर पंचायतों के चुनाव के परिणाम अब से कुछ देर बाद आने शुरू होंगे। लगातार ये महाकवरेज जारी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आप तक का पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अंतिम दौर की फाइनल तैयारी चल रही है। किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से चुनाव परिणाम आने शुरू होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, तैयारियों में क्या कमी रह गई है, उस तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्हीं से चर्चा करते हैं। ममता, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, क्या कुछ चल रहा है मतदान केंद्र पर, माफ कीजिएगा वोटिंग सेंटर, काउंटिंग सेंटर पर, और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है?
देखिए, अगर हम बात करें तो काउंटिंग सेंटर में चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा मौजूद है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बागी प्रत्याशी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो, तब सभी की नजरें जो है आज रिजल्ट पर रहेगी, और काफी जो है सिक्योरिटी वहां पर बरती गई है। और जब काउंटिंग शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद में पता चलेगा कि जो महापौर का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। दूसरी बात यह है कि जो काउंटिंग सेंटर्स में हर किसी को जो है जानकारी स्पष्ट तरीके से मिल जाए, हर पार्टी को स्पष्ट तरीके से जानकारी मिल जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था का जो दावा है वो किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में जो है ये भी बताया गया है कि किस तरह से वो कंप्लेन कर सकते हैं, कहां अपनी जो बात है वो फौरी तौर पर रख सकते हैं। जी ममता, मैं ये समझना चाहूंगा, जैसे 70 वार्ड हैं, उन 70 वार्डों में से एक एक वार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकलकर बाहर आती रहेगी, या पूरे 70 वार्ड के बारे में एक एक राउंड की जब काउंटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद बताया जाएगा कि किस राउंड में, मतलब पहले राउंड में इन 70 वार्डों में से कौन सा राजनीतिक दल आगे है या पीछे है? देखिए, जाहिर तौर पर काउंटिंग उसी तरीके से होगी, जो 70 वार्ड है एक एक करके जो है वो काउंटिंग की जाएगी बैलेट पेपर के जरिए। चूंकि काउंटिंग इस बार जो है चुनाव हुए हैं, तो एक एक करके चीजें जानकारी दी जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे प्रत्याशियों के नतीजे निकलते जाएंगे उससे ये क्लियर होता जाएगा कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है। जी, मतलब पहले वार्ड नंबर 1 का क्लियर होगा, उसके बाद वार्ड नंबर 2 की बारी आएगी, ऐसा होगा? या फिर एक साथ 70 वार्डों की काउंटिंग होगी और पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होगी, तब पहले राउंड की काउंटिंग में बता दिया जाएगा कि इस पहले राउंड की काउंटिंग में 70 में से बीजेपी कितने पे आगे और कांग्रेस कितने पे आगे? देखिए, एक एक वार्ड की पहले काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद पता चलेगा कि किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी जीता है, और उसके हिसाब से जो है वो पार्टियों का समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। मतलब ये तय होना कहीं ना कहीं देर रात को जाएगी कि आखिर कितने पार्षद बीजेपी के आगे चल रहे हैं, जीत रहे हैं, और कितने कांग्रेस के, तो ये लगभग शाम तक होगा। तैयारियां किस तरह की है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही है, कितने बजे से ये काउंटिंग सेंटर ओपन होने वाले हैं और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो पहुंचेंगे? देखिए, काउंटिंग एजेंट्स जो है वो पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा जो नजर है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि यहां पर गड़बड़ी हो सकती है, काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, तो सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर वहां पर व्यवस्था की गई है। जिनको जो ऑथराइज है वही उसके भीतर जा सकते हैं, और बाहर किसी तरह का हुड़दंग ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, तो इसको लेकर खासतौर पर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। जो पार्षद हैं, उनके जो अपने एजेंट है, उनको ही परमिशन है, इसके अलावा किसी और व्यक्ति को जो है ऑथराइज नहीं है अंदर काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने के लिए। जी बिल्कुल। दावे किस तरह के नजर आ रहे हैं राजनीतिक दलों के? क्या दोनों राजनीतिक दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, या फिर कहीं कोई असमंजस की स्थिति किसी को नजर आती है? देखिए, अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव जरूर है ये, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख का सवाल है, और उसके बीच में अगर हम बात करें तो बागी और निर्दलीय प्रत्याशी, ये जिस तरह से इनपुट मिला है, लोकल इंटेलिजेंस से इनपुट मिला है दोनों ही पार्टियों को, खासतौर पर अगर हम बात करें तो मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच में है। जोगी कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, और वहीं दोनों ही पार्टियों के जो बागी प्रत्याशी हैं वो भी अगर हम बात करें तो समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से लोकल इंटेलिजेंस जो इनपुट मिला है दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि नतीजे, ये जो कयास लगा रहे हैं वाकई ऐसा होता है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है वो जिस तरह से हमने कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुसंडी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर एक पहले तो कहा कि हम बहुमत हमें मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई परिस्थिति होती है तो हमें बागियों से बात करने, बागी प्रत्याशी जो उनके हैं या निर्दलीय प्रत्याशियों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, महापौर हमारा ही बनेगा। तो जाहिर तौर पर दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, जिस तरह की स्थिति
स्थिति हुई है। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है अब फाइनली जो आया 78% आया है, लेकिन उसके बाद भी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये मान करके चल रही हैं कि अगर बहुमत की स्थिति ना हो तो क्या हो। उसी तरह से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भी यही स्थिति है। सरकार को 1 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार भी आश्वस्त नहीं है, दावे जरूर किए जा रहे हैं, तो नतीजों पर सबकी नजर है। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें तो निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनके जो भाव है वो काफी बढ़े हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी ने भी एक दिन पहले जैसे मतदान हुआ उसके दूसरे दिन बीजेपी ने प्रॉपर बैठक की, और उस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अगर वो जीतते हैं तो उन्हें किस तरह से साधा जाए। तो कई लोगों को सिर्फ इस बात की जिम्मेदारी दी गई। जो बागी प्रत्याशी हैं जिन्हें पार्टी ने बाहर अभी नहीं निकाला था, क्योंकि रणनीति यही थी, पार्टी ने दिखाने के लिए जरूर जो प्रत्याशी कमजोर थे उनके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन जिनको लगता था कि ये मैदान में जीत सकते हैं या समीकरण बिगाड़ सकते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2000 लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन 100-125 लोगों करीबन 125 लोगों पर कार्रवाई जरूर की थी, लेकिन बाकी पर कार्रवाई नहीं की थी। तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां जो इस स्ट्रेटेजी पे चल रही थी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो अपने बागियों से के लिए रास्ता खुला रहे, उनसे बात की जा सके। लेकिन अब ये देखना यह है कि बागी जो है वो किस तरह का कार्ड खेलते हैं। जी बिल्कुल ममता, यानी कि ये स्पष्ट है कि अब जो स्थिति है वो किंग मेकर की भूमिका में ये बागी और निर्दलीय नजर आने वाले हैं, लेकिन स्थितियां क्या होगी? विचारधारा के आधार पर ये सपोर्ट कर जाएंगे या फिर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी स्थिति अब निकाय चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगी? देखिए, आप कहना तो नहीं चाहिए, और लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हम इन दिनों राजनीति में देख रहे हैं तो विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें हम कि बहुत किनारे रह जाती है। और जिस तरह से आपने कहा कि खरीद फरोख्त वाली जो बात हो सकती है तो उससे कोई भी किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों की जो नजर है वो निर्दलियों पे या जो प्रत्याशी है उन पे है। तो देखना यह होगा कि सीधे सीधे हम इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस खुद, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद आरोप लगा रही थी कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी, और यही वजह है कि हम अप्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव के खिलाफ हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूरे देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो नजारा दिखाई देता है, कोई भी पार्टी हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि आज दिन भर ये महाकवरेज इसी तरह से जारी रहने वाला है और पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाने वाला है। काउंटिंग कब शुरू होगी, कितने बजे शुरू होगी, किस तरह से किस काउंटिंग टेबल पर कैसे आप मतपत्रों की गिनती होगी, किस तरह से एक एक मतपेटी खुलती जाएगी, वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रखने वाले हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।